हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के 400 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला वीडियो। दोस्तों, इस प्रकार से पीडीएफ और आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, मतलब आंसर नहीं मिलेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा हम बोलने में इशू हो सकता है हमको, हेल्थ इशू के वजह से। बाकी आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं लेकर के आप सभी के लिए आया हूँ। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके हिस्ट्री डोमेन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे? तो वो शाकाहारी थे। ठीक है, मांस का सेवन नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह निर्मित थे। मोहनजोदड़ो के जो घर थे वो किस प्रकार से बने हुए थे और किसके बने हुए थे? तो दोस्तों, वो बने हुए थे आपके ईंटों से। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है। सिंधु घाटी की लिपि, लिपि मतलब लिखावट की सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से, क्योंकि मोहर पर इनकी लिपि लिखी हुई थी, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं, यानी कि इसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो लिखित स्रोत है। ठीक है, बाकी चीज़ों में जानकारी हमें प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु यानी सैंधव समाज में मुख्यतः कितने वर्ग थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने वर्ग के लोग थे? तो 4 वर्ग के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, बाथरूम जो होता है, बाथ टब, वो कहाँ पर था? वो मोहनजोदड़ो में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? मात्र देवी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर जाइए प्लेलिस्ट में, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया विथ बाईलैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? तो इनाम गांव जो है सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? ठीक है, एक हमने बताया था कि नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा बसा हुआ था? यानी कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, रावी नदी के किनारे स्थित था। और वही मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी। ठीक है, 1921 में खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता इसलिए क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे इसके अधिकांश क्षेत्र स्थित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का अंत हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था, टाइम पीरियड, वो था आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 तक। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, ये सारे बीसी तक थे, तो आप लोग याद रखिएगा। यानी कि इससे, और मैंने आपको बताया था ही कि ईसा पूर्व में जो साल होता है वो पीछे की ओर चलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ 25, यहाँ पर 15, क्योंकि पीछे की ओर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता इनमें से क्या प्रयोग नहीं करती थी? ठीक है, सिंधु सभ्यता में क्या प्रयोग नहीं किया जाता था? लोहे का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु का अन्नागार
किसे कहा जाता है? अन्नागार। अन्नागार किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अन्न का उत्पादन अधिक होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या था? ठीक है, ये नगरीय था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था? ठीक है, श्रावस्ती नहीं था, बाकी सुतका सुरकोटगा, आलमगीर और ये जो है आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में था। श्रावस्ती जो ये उत्तर प्रदेश में है, कौशल देश की राजधानी थी महाजनपद में। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? ठीक है, तो राखलदास बनर्जी ने करवाया 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1922 ईस्वी में करवाया था राखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन थी। मतलब सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसके समय कौन सी सभ्यता थी विश्व में? तो मेसोपोटामिया। इससे इसका व्यापार होता था। लोथल के पतनगाह यानी बंदरगाह से जहाज़ों से आवागमन लगा रहता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है क्योंकि शायद पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? तो ये सिंध में स्थित था। सिंध के बलूचिस्तान में स्थित था। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा पूछ लिया है तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय गौरव का क्या अभिप्राय है? तो अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। तो याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया है। हड़प्पा लिपि किसके समान में है? ठीक है, किसके समान है हड़प्पा लिपि? तो द्रविड़ लिपि के समान है, क्योंकि इसकी जो लिपि है हड़प्पा लिपि वो क्या है? चित्रात्मक है। और द्रविड़ लिपि भी थोड़ा थोड़ा चित्रात्मक ही लगता है, लेकिन उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तमिल भाषा की जो लिपि है उसी को हम लोग द्रविड़ लिपि कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधुवासी इनमें से किसको शक्ति का प्रतीक मानते थे? तो बैल को मानते थे। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले भी आपको उत्तर दिखाई दे रहा था लेकिन अब नहीं दिखाई देगा, मैंने काट दिया है। ऊपर के 2-3 पेज में शायद क्वेश्चन का जो आंसर था वो नहीं कटा हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? ठीक है, किसकी उपासना जो है सिंधु के लोग नहीं करते थे? तो ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विष्णु भगवान की उपासना नहीं करते थे, बाकी मातृभूमि की और स्वास्थ्य चिन्ह की ये लोग करते थे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधुवासी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, सांचे में ढाल करके, सांचा था जिसमें ढाल करके ये लोग बनाते थे। बाकी आज के ज़माने में क्या है कि जो कुम्हार होता है वो चाक पर अपने बनाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे। बार बार क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये आप लोग को सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है। ठीक है, मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और ये दोस्तों 400 प्लस एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री डोमेन वाले के लिए। और 4 तिया के 1200 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम तक के। ठीक है, तो ये आने वाले हर साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री नहीं बदलने वाला दोस्त, क्योंकि सब मर चुके हैं, कहाँ से बदल जाएगा आप खुद सोचो। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी के लोग के लिए सर्वाधिक पवित्र पेड़ कौन सा था? ठीक है, सबसे पवित्र पेड़ जो था पीपल था। कुछ यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इसके बाद आपको कुछ टिक नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है ये आधार था विभाजन का। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति को व्यवस्थित करना। जैसे हम लोग हैं आजकल बहुत सारे जातियों में प्रवेश करते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, ऐसे ये सारी व्यवस्था जो थी वो वैदिक सभ्यता से ही लागू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो कौन सभ्यता थी? चीन की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की भी थी, मिस्र की सभ्यता भी थी, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋग्वैदिक आर्यों
की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? ठीक है, तो सरस्वती नदी थी सर्वश्रेष्ठ नदी जो है इनकी, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वाली यही नदी थी और सबसे पवित्र नदी भी यही थी। देखिए ऋग्वेदिक में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? तो अभी मैंने बताया आपको जो है सरस्वती नदी को माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वही चीज़ है कि क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मिश्रित धातु का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। क्यों? क्योंकि टिन और कापर को मिला करके इन्होंने ब्राउन का निर्माण किया था, यानी कि टिन और तांबे को मिला करके इन्होंने कांस्य धातु का निर्माण किया था, मिश्रण किया था। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु काल। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किया गया था? जो उपकरण बनाया गया था सबसे पहले वो किस धातु से? तो तांबा धातु से, क्योंकि दोस्तों लोहा का उस समय उल्लेख भी नहीं मिलता था, इसीलिए तांबा का निर्माण किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें। देखिए कृषि का जो है प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ है आपका पूरा पाषाण काल से। ठीक है, देखिए आज हमको बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा हम हेल्थ इशू हमको बहुत दिन से चल रहा है, 3 से 4 महीने से चल रहा है। तो आज तो बहुत ज़्यादा हमको इशू हो रहा है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो आप लोग भी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे और जो हम सोच रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मतलब ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना तो कुछ कर पा रहे हैं, ना तो कोई वर्क कर पाएंगे कि कर पाए। इस तरीके से हम मतलब होता है ना, इंसान का बहुत बैड दिन होता है, बहुत बुरा दिन होता है, वही मेरा चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे ही कुछ हो जाएगा तो यूट्यूब पे ही करेंगे काम, क्योंकि बाकी ये ना तो मेहनत का काम कर सकते ना कुछ, तो उसके लिए माफ़ करना, बोलने में हमको इशू हो रहा है क्योंकि हमारी जुबान लड़खड़ा रही है। ऐसा नहीं है कि हम आज नहीं बोल पा रहे हैं, हमारा पुराना वीडियो देखिएगा बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन बुरे हालात सबके आते हैं, मेरा भी बुरा हालात इस समय चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ऋग्वेद में कुलिया शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलिया मतलब क्या होता है? ये ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, तो तालाब होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वैदिक कालीन सभ्यता में समिति का संबंध था। ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता और समिति का संबंध था। क्या संबंध था? तो यह संबंध था दोस्तों नृप तंत्र का। ठीक है, नृप तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप तंत्र से संबंधित था। आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों, वर्ण मतलब जाति विभाजन वाला जो उल्लेख है वो हमें किस मतलब ग्रंथ से मिलता है? तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और 10वां मंडल जो है ये नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। इसके तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखिए। देखिए वेद का क्या अर्थ है? ठीक है, वेद का क्या अर्थ है? वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता थे। रामायण के रचयिता जो थे वाल्मीकि थे, लेकिन वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और जब तुलसीदास जी ने इनका दूसरा रूप दिया वो अवधी भाषा में है, जिसको हम लोग बोलते हैं रामचरितमानस। ठीक है, आप लोग वही रामायण पढ़ते होंगे, संस्कृत वाला नहीं पढ़ पाते होंगे। ठीक है, लोगों के घर में भी होता है तो वही रामचरितमानस ही गाया जाता है अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाभारत की रचना की थी। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। ठीक है, महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, महाभारत में भगवान कृष्ण और कौरवों के बारे में बताया गया है, अर्जुन और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रसिद्ध महाकवि का नाम है। ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ठीक है, माफ़ करिएगा दोस्तों, तो प्रसिद्ध महाकाव्य जो है हम लोग के हिंदू धर्म का वो है रामायण। ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 है, नौका निर्माण की कला विकसित हुई। तो ये दोस्तों सिंधु काल में ही विकसित हो गई थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो लोगों ने नाव का निर्माण कर लिया था। लोथल को आपको जानते होंगे, लोथल जो है एक पत्तनगाह था, यानी बंदरगाह था, जहाँ पर नाव से मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था। तो नौका निर्माण जो है सिंधु के लोग ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जिन्होंने जैन धर्म के स्थापना की। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को माना था, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है काफ़ी तेजी से किया और ये प्रसिद्ध हुए और वहीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई। तो इनका जो जन्म हुआ था ये कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर, ठीक है, 24वें तो ये थे, याद रखिएगा, इसमें तीर्थंकर हुए तो 24वें ये थे। पहले जो थे वो ऋषभदेव थे और जो 23वें थे वो थे पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ थे। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। 50 क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ था। बुद्धत्व मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ज्ञान जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ था आपको। बुद्धत्व मतलब ज्ञान नहीं होता है, माफ़ करिएगा। हाँ हाँ, ज्ञान ही होता है। ये गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 BC में हुई थी। और श्रावस्ती जो है इसमें गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। मैं यहीं का आसपास का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारा बना हुआ है, स्तूप भी बना हुआ है। और देखिए सारनाथ जो है इस पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये जो है बनारस में स्थित है, बनारस के 10 किलोमीटर आगे, जहाँ पर गौतम बुद्ध का प्रतिमा है और सम्राट अशोक ने वहाँ पर जो है स्तूप भी निर्माण करवाया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपको हम 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए हम थोड़ा सा आज नहीं बोल पाए, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का था, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।